हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में हमने अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा। हमने डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा अपनी सराउंडिंग्स में। फिर प्लांट्स की ग्रुपिंग कैसे करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन या ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, थोड़ा सा हमने उसको समझा। उसके बाद हमने बायोडायवर्सिटी को समझा कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। और उसके बाद हमने हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, इनको समझा ये किस तरह के प्लांट। ठीक है। तो आज के सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और आगे एनिमल्स की ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है। तो हम शुरू कर लेते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट सेकंड। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक्टिविटी गिवन है। ठीक है। एक्टिविटी क्या है? लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? यस। हमने जो डिफरेंट लीव्स इकट्ठी करी हैं, उनकी शेप में और उनके स्ट्रक्चर में क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। अलग अलग तरह की, अलग अलग वैरायटी की लीव्स हमें देखने को मिली। ठीक है। You may observe thin lines on the leaves of the plants. These are veins. अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक नई टर्म आ गई। क्या टर्म आई है? वेन्स। वेन्स का क्या मतलब हो गया? जब आप लीव को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितनी भी आप लीव्स हैं आपके चारों तरफ, है ना, आपने जो इकट्ठा करी हैं, उनको जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है। देखिए ये पहली वाली लीव में ये डिफरेंट तरह की यहाँ पे लाइन है ना, ये लाइन्स हो रही है, थिन लाइन्स हैं। तो इन लाइंस को क्या बोला जाता है? इन लाइंस को बोला जाता है वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीव इज कॉल्ड विनेशन। अब ये जो लाइंस होंगी, ये लीव के ऊपर किस पैटर्न में होंगी, किस तरीके से बनी हुई होंगी, उस पैटर्न को, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? विनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो लीव्स के ऊपर लाइंस होती हैं, उन लाइंस को वेन्स बोलते हैं। और उन लाइंस का, उन वेन्स का पैटर्न जो लीफ के ऊपर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? विनेशन बोलते हैं। ठीक है। What difference do you see in the veins of leaf shown in figure 2.4a and figure 2.4b? तो आपके सामने तीन तरह की लीव्स दे रखी हैं। ठीक है। फर्स्ट लीव, सेकंड लीव और ये है थर्ड लीव। तो इन तीनों में ही, इनके विनेशन में, लाइंस में, वेन्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. This pattern is called reticulate venation. For example, leaves of hibiscus exhibit reticulate venation. अब देखिए पहली लीफ देखिए। पहली लीफ क्या है? पहली लीफ है हिबिस्कस की। हिबिस्कस क्या होता है? गुड़ैल का जो प्लांट होता है, जिसपे रेड कलर के या थोड़े से ऑरेंजिश कलर के फ्लावर लगते हैं, जनरली रेड कलर के लगते हैं। ठीक है। गुड़ैल, तो उसकी ये पत्ती है। तो इस पत्ती के ऊपर देखिए बीच में क्या है, एक थिक लाइन जा रही है, ये थिक लाइन हो गई। और उसके साथ साथ क्या है, ये साइड में लाइंस निकल के लीफ के किनारों तक जा रही है। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ करी रेड कलर से, है ना, ये किनारे तक जा रही है। तो इस तरह का जब पैटर्न होगा लीव्स के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है। तो इस लीफ के अंदर खास बात क्या होगी? सेंटर में, बीच में क्या होगा? थिक लाइन होगी। ये देखिए सेंटर में थिक लाइन है। और साथ साथ बोथ साइड में अलग अलग लाइंस निकलेंगी और वो नेट लाइक पैटर्न बनाएंगी। तो ऐसे पैटर्न को बोला जाता है रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है। तो रेटिकुलेट विनेशन का आपको एक एग्जांपल याद कर लेना है कि वो किस पत्ती में पाया जाएगा। वो गुड़ैल, हिबिस्कस की पत्ती में पाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी एग्जांपल गिवन है, लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट विनेशन। ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। ठीक है। तो जो ये सेकंड लीफ है, बनाना लीफ है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, बीच में एक लीफ जा रही है। दिस पैटर्न, सॉरी, इसको बोलते हैं पैरेलल विनेशन। अब देखिए, इसमें ये सेंटर में क्या हो गया, सेंटर में ये थिक वेन हो गई
और उसके साथ ये जो लाइंस हैं, दूसरी वेन्स हैं, ये देखिए, ये वाली और ये वाली, ये आपस में कैसी हैं, ये पैरेलल हैं। दूसरी साइड में देखेंगे तो ये भी लगभग क्या है, पैरेलल है। तो इसको बोलते हैं पैरेलल विनेशन। तो लीफ के अंदर जब आप लीफ को ऑब्जर्व करते हैं तो जो वेन्स होती हैं उनका पैटर्न दो तरीके से होता है। एक होता है रेटिकुलेट विनेशन, एक होता है पैरेलल विनेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल विनेशन। ये देखिए ग्रास है, थर्ड जो लीफ है, इसमें भी क्या है, ये पैरेलल। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ग्रास की जो लीफ होती है बहुत क्या कहते हैं, थिन होती है ना। ज्यादा उसमें ब्रॉड सरफेस नहीं होता, तो उसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हमने दो तरह का विनेशन पढ़ा, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। तो ये आपको याद रखना है। तो रेटिकुलेट के एग्जांपल हो गए जैसे हिबिस्कस, और आपका पैरेलल का क्या एग्जांपल हो गया, पैरेलल का एग्जांपल हो गया आपका बनाना लीव्स और ग्रास। ठीक है। Do you think that plant can be grouped on the basis of venation present in their leaves? क्या हम प्लांट्स को उनके विनेशन जो लीव्स में पाया जा रहा है उसके बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट। तो अभी हमने लीव्स में देख लिया क्या डिफरेंस होता है, अब हम रूट में देखेंगे क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। तो देखिए, विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग, यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। छोटी छोटी जो हर्ब्स होंगी उसको हम यहाँ पे ले लेंगे। यूजिंग अ खुरपी और ट्रॉल केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। हमें क्या करना है, खुरपी की हेल्प से जो छोटी छोटी हर्ब्स हैं उनको रूट्स के साथ निकाल लेना है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम रूट को उनको काटे नहीं, है ना, रूट्स के साथ पूरा प्लांट निकाल लेना है। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। तो पहले क्या करें, वो जो हर्ब है मिट्टी में आप क्या करिए, पानी डाल दीजिए, तो जो सॉइल होगी वो थोड़ी सी मुलायम सॉफ्ट हो जाएगी, तब खुरपी से उसको निकाल लीजिए। फिर उस हब को लेके, क्योंकि उसमें अब आपको रूट दिखाई देगी नीचे, तो उसको पानी में वॉश कर लीजिए ताकि मिट्टी निकल जाए। अब रूट को आपको ऑब्जर्व करना है। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। जब आप अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कर लें तो उस प्लांट को, उस हब को दोबारा से उसी जगह पे लगा दें। ठीक है, तो हमारा प्लांट डैमेज नहीं होगा। अब देखिए, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया इसको समझते हैं। What are the similarities and differences in the roots of the plants collected by you? आपने जो जो प्लांट कलेक्ट किए हैं उनकी रूट्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं? What differences do you see in the roots of plant shown in figure 2.5a and figure 2.5b? तो यहाँ पे दो तरह के रूट्स दे रखे हैं, इसको अब हम समझते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट, है ना। मस्टर्ड प्लांट अगर आप देखें तो ये पहला प्लांट जो है ये मस्टर्ड प्लांट है। अब इसकी रूट्स देखिए, रूट्स में क्या हो रहा है, यहाँ से स्टेम, जमीन के नीचे से क्या है, ये रूट्स आपकी एक सिंगल उसमें जा रही है ना। ये बीच में ये थिक पार्ट है रूट का, और इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, इसमें से क्या निकल रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। तो सेंटर में से क्या हो रहा है, सेंटर में से ये मेन रूट नीचे जा रही है सॉइल के नीचे, और साइड में से स्मॉल रूट्स जो हैं वो निकल रही हैं। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो जो मेन रूट है उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। ठीक है। तो मस्टर्ड प्लांट में जो रूट होंगी वो कैसी होंगी, वो टैप रूट होंगी। टैप रूट में क्या होता है, टैप रूट में आपका एक सेंटर में मेन ब्रांच निकलती है, और उस मेन रूट होती है, और उसमें से बाकी ब्रांचेस साइड में निकलती है। Another example of a plant having tap root is hibiscus, observed by you in activity 2.1. Second plant अगर हम देखें जिसमें टैप रूट होता है वो किसमें होता है, हिबिस्कस में होता है ना। तो टैप रूट किसमें है, हिबिस्कस में है और मस्टर्ड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्लांट इन फिगर 2.5b is a common grass plant. The roots of this plant appear as a bunch of similar size thin roots arising from the base. अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं सेकंड प्लांट को, सेकंड प्लांट कौन सा है, कॉमन ग्रास है,
और कॉमन ग्रास की जब हम रूट्स को देख रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है, बंच ऑफ सिमिलर साइज थिन रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस। ये जो ग्रास का बेस है, इसमें से देखिए कोई मेन रूट नहीं है इसमें, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, बहुत सारे फाइबर्स की तरह निकल रही हैं, है ना। तो इन रूट्स को क्या बोलते हैं, इन रूट्स को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। ठीक है, तो फाइब्रस रूट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कोई मेन रूट नहीं है, सारी की सारी ब्रांचेस जो है वो बेस से ही निकल रही हैं। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स डू दे हैव, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह की रूट हो गई, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। Is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? How do we find this out? अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ा विनेशन, विनेशन कहाँ होता है, विनेशन होता है लीव्स के ऊपर। फिर आपने दो तरह की रूट्स पढ़ ली, ठीक है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो क्या प्लांट के अंदर ये जो विनेशन है और ये जो रूट्स है, इनका कोई कनेक्शन होता है क्या, है ना, तो इसको समझेंगे। तो एक्टिविटी 2.7, कलेक्ट saplings of 5 common plants from your school nursery or any other nurseries to plant in your school garden. Examples of such plants can include lemongrass, marigold, सदाबहार and other। ठीक है, कुछ प्लांट्स आप कलेक्ट कर लीजिए। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द विनेशन इन देयर लीव्स। ठीक है, इनको ऑब्जर्व करने के बाद इनको वापस लगा दीजिए अपनी जगह पे और टेबल बना लीजिए। जैसे ये टेबल बनी हुई है यहाँ पे 2.4, तो इस टेबल में हमने क्या किया है, इस टेबल में हमने देखिए सीरियल नंबर लिया, पहले नेम ऑफ प्लांट लिया, उसमें किस तरह लीव्स के अंदर किस तरह का विनेशन है ये लिख लेंगे और किस तरह की रूट है। ठीक है, तो जब हम लेमन ग्रास की बात कर रहे हैं तो लेमन ग्रास में लीव्स के अंदर पैरेलल विनेशन होता है। ठीक है, और ये जो हमारे क्या कहते हैं लेमन ग्रास की रूट होती है, तो इसमें क्या होता है, फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो यहां से आपको एक आइडिया लगेगा कि जिन प्लांट्स की लीफ में पैरेलल विनेशन होता है तो उनकी रूट जनरली कैसी होंगी, फाइब्रस होंगी। और वैसे ही अगर रेटिकुलेट विनेशन होगा पत्तियों के अंदर तो उनकी जो रूट्स होंगी वो जनरली कैसी होंगी, वो टैप रूट होंगी। ठीक है, अगर आपने लीव्स को ऑब्जर्व कर लिया, लीव्स का विनेशन फाइंड आउट कर लिया, तो आप रूट के बारे में बता सकते हैं, या फिर अगर आपने रूट को आइडेंटिफाई कर लिया तो पत्तियों के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या रिलेशन मिला देखने में, अब इसको समझ लेते हैं। Do you observe any relation between the leaf venation and types of root in these plants? A Sadabahar plant has a taproot and its leaves have reticulate venation। जब आप सदाबहार प्लांट को क्या कहते हैं ऑब्जर्व करोगे तो उसमें टैप रूट होगा और उसकी जो पत्तियों में होगा वो रेटिकुलेट विनेशन होगा। ठीक है, टू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट विनेशन हैव टैप रूट टू। तो ये आप ऑब्जर्व करके हम अपनी टेबल में लिख लेंगे। लेमन ग्रास की बात करें तो लेमन ग्रास में क्या है, लेमन ग्रास में ऑन द अदर एंड हैज फाइब्रस root and its leaves have parallel venation। Do other plants with parallel venation have fibrous root too? तो हम देखते जाएंगे प्लांट्स को और उसको अपनी टेबल में मेंशन करते जाएंगे कि लीव्स के अंदर कैसा विनेशन है और उनकी रूट्स कैसी हैं। ठीक है, अब देखिए एक और प्लांट है चिकपी। चिकपी क्या होता है, चना, है ना, चना हम खाते हैं, भुने हुए चने खाते हैं। इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है, तो टैप रूट एंड रेटिकुलेट विनेशन लीव्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको याद कैसे करेंगे, तो आप एक पेयर को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि घर में एक चूहा आ गया, रैट आ गया, अब उस रैट को हमें टैप टैप करके भगा देना है। ठीक है, तो टैप रैट टैप रैट टैप ऐसे याद कर लीजिए। रैट फॉर यहाँ पे होगा रेटिकुलेट विनेशन और टैप फॉर होगा टैप रूट। रैट टैप, रैट को टैप करना है। ठीक है, तो जहां रेटिकुलेट विनेशन होगा उन प्लांट्स में टैप रूट होगी। ओके, और दूसरा आपको याद हो ही जाएगा कि अगर वहां पे पैरेलल विनेशन होगा तो फाइब्रस रूट होगी। ओके,
Wheat is an example of plant with fibrous roots and parallel venation in its leaves. Now, is there relationship between the seeds of a plant? हमने लीव्स के बारे में पढ़ लिया, हमने रूट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम सीड्स की बात करेंगे, ठीक है? तो आर ऑल सीड्स सिमिलर? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा आगे एक्टिविटी जब हम करेंगे। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2 or 3 days। चिकपी माने चना, और मेज जो आपका मेज, ज्वार, बाजरा, ये जो चीजें होती हैं, है ना? इनके सीड्स लेके हमने क्या किया, इनको 3 दिन के लिए वाटर के अंदर भिगो दिया, डुबो दिया, है ना? नाउ रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चिकपी। जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे 2-3 दिन में, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चिकपी है उसका सीड कोट उतारेंगे। जैसे चना होता है ना, भुना हुआ चना होता है, तो भुना हुआ चना में क्या होता है, ब्राउन कलर का उसके ऊपर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हटा देते हैं तो येलो कलर का उसमें सीड निकलता है। अब उसको हल्का सा ब्रेक करेंगे तो वो दो इक्वल, लगभग इक्वल से पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है? Now observe the structure of the chickpea and maize seed. Are they similar or different? है ना, दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए चिकपी है, चिकपी में हमने ये 2 पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ये बेसिकली इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया है, और क्योंकि पानी में भीगा हुआ था तो सीड में से ये छोटा सा नया प्लांट निकलने लगा है, जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट। स्प्राउट होने लगा, जिसको हम बोलते हैं अंकुरित, है ना? तो अंकुरित सीड्स हम लोग खाते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए, जिन सीड्स के अंदर इस तरह से ब्रेक करने में वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट। बेसिकली ये जो 2 पार्ट है इनको बोला जाता है कॉटिलिडन्स, ठीक है? और इसकी कॉटिलिडन, और हम नाम क्या दे रहे हैं, डाइकॉट। तो डाई माने होता है 2, और कॉट माने कॉटिलिडन्स। तो जिन सीड्स में 2 कॉटिलिडन्स मिलते हैं उनको डाइकॉट बोलते हैं। अब ये जो मेज था, इसमें जब आप इसको ब्रेक करोगे तो 2 पार्ट में नहीं टूटेगा, कवरिंग हटाओगे तो हमें एक सिंगल सीड ही नजर आएगा, से है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं मोनोकॉट। मोनो मतलब 1। You would notice that chickpea seeds are split into 2 पार्ट। वही मैंने आपको बताया, चिकपी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, हर एक पार्ट को कॉटिलिडन बोलते हैं। और ऐसे प्लांट दैट हैव सीड्स विद 2 कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलिडन्स। मींस डाइकॉट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डाइकॉट्स बोल देते हैं। पूरा नाम क्या होगा, डाइकॉटिलिडन्स। और ऐसे मेज की बात करें तो मेज क्या होता है, मेज हैज अ सिंगल थिन कॉटिलिडन। प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडन्स और मोनोकॉट्स। तो सीड्स भी अब 2 तरह के हो गए, कौन कौन से, डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है? मोनोकॉट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी आप घर में देख लीजिए, घर में जो दालें होती हैं, चने हैं, है ना, और भी चीजें हैं, तो आप उनको आराम से लीजिए, उसको हल्का सा ऑब्जर्व करिए। अगर वो 2 पार्ट में इजीली ब्रेक हो जा रहा है, मतलब उसमें पहले से ही पार्टीशन है, तो वो डाइकॉट होगा। लेकिन पार्टीशन नहीं है, सिंगल है, तो वो क्या होगा, वो मोनोकॉट होगा। ओके। Now, what relation do you observe among leaf venation, root type, and the number of cotyledons in seed of a plant? तो अब हम तीनों को क्या करेंगे, लीफ, रूट और सीड में जो हमने समझा, उन तीनों को हम कंबाइन करके देखेंगे। अब कंबाइन कैसे करेंगे, डाइकॉट प्लांट हैव रेटिकुलेट विनेशन एंड टैप रूट सिस्टम। ये लाइन आपको याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। Dicot plants have reticulate venation and a taproot system। तो अभी हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि हमें क्या करना है, हमें रैट को टैप करना है। मतलब रेटिकुलेट विनेशन होगा तो टैप रूट सिस्टम होगा, और जहां पे टैप रैट होगा वहां डाइकॉट होगा, ठीक है? तो टैप रैट जो होगा, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, टैप रैट डाई। टैप रैट डाई मतलब आप टैप कर रहे हैं रैट को, तो वो डाई हो जा रहा है ना, खत्म हो जा रहा है। आपने उसको मार दिया, वैसे मारना नहीं है, किसी भी एनिमल को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि इजीली आपको याद हो जाए, ठीक है? सारे प्लांट, सारे एनिमल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो किसी भी प्लांट को, किसी भी एनिमल को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। हाँ, अगर घर में नुकसान कर रहे हैं, जैसे चूहा घर में नुकसान कर रहा है, तो हमें हमें उसे घर से बाहर भगा देना है, लेकिन मारना नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। आप कितने भी बड़े हो जाएं, किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ओके, तो टैप रैट डाई, टैप रैट डाई, मेरे साथ बोलो, टैप रैट डाई। अब आपको ये याद हो गया, अब आप ये कभी नहीं भूलो। ठीक है, तो टैप रूट सिस्टम होगा, तो रेटिक लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और उनमें जो सीड्स होंगे वो डाइकॉट सीड्स होंगे, तो उनको डाइकॉट प्लांट बोला जाएगा। बाकी अगर एक याद हो गया पेयर, तो सेकंड अपने आप याद हो जाएगा। मोनोकोट प्लांट है पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, you have learned about some feature used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals in more detail. तो अभी तक हमने यहाँ तक आते आते प्लांट्स की ग्रुपिंग सीख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम एनिमल्स की ग्रुपिंग को सीखेंगे। ठीक है, तो हाउ टू ग्रुप एनिमल, इसको समझ लेते हैं। Just like plants, animals too are significantly different from one another. How can we group such a wide variety of animals? What feature can you think of to group them? In activity 2.3, you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few of these in more details. तो ये activity एक बार हम देख लेते हैं। You have recorded the movement of a few animals in table 2.2, है ना, पीछे हमने एनिमल्स का मूवमेंट रिकॉर्ड किया था। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, है ना। हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. Which body parts are used by the animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movement. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एनिमल है, यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, यहाँ पे काउ भी है, इस यहाँ पे बटरफ्लाई भी है, फिशेस भी हैं, फ्रॉग भी है, टॉर्टोइज भी है, कई तरह के इंसेक्ट्स भी हैं, रैबिट भी है, स्नेक भी है ना। तो अब ये बॉडी के कौन से पार्ट को अपने मूवमेंट में इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसी बेस पे हम क्या कर पाएंगे, एनिमल की ग्रुपिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। List these animal in table 2.5. Note the ways in which these animals move and name the body parts used for movement. Some examples, अब देखिए ये टेबल को समझ लेते हैं। हमने टेबल में क्या क्या लिखा है ना। टेबल में हमने नेम ऑफ द एनिमल, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट। अब एंट की बात करें तो वो अपने लेग्स का इस्तेमाल कर रही है। गोट की बात करें तो वो वॉक करती है, जंप करती है, लेग्स का इस्तेमाल कर रही है गोट। पिजन जो है वो बर्ड है, तो फ्लाई कर रहा है वो, है ना, अपने विंग्स का इस्तेमाल कर रहा है। हाउस फ्लाई है तो वो वॉक कर रही है, फ्लाई कर रही है, तो लेग्स और विंग्स दोनों का इस्तेमाल कर रही है। फिश पानी के अंदर रहती है, तो पानी के अंदर चलने के लिए, तैरने के लिए वो अपने फिन्स का इस्तेमाल कर रही है। तो अलग अलग एनिमल क्या कर रहे हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट को अपने मूवमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अलग अलग एनिमल होंगे उनमें अलग अलग तरह का क्या होगा, मूवमेंट होगा, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बेस पे हम एनिमल को ग्रुप करेंगे। अब देखिए एनिमल क्या, अलग अलग एनिमल कैसे मूवमेंट करते हैं। सम एनिमल कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। कितने तरह का मूवमेंट हो गया, कोई फ्लाई कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई क्रॉल कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है ना, कोई हॉप कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, जैसे ठीक है। These animals use different body parts for moving from one place to another. तो अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स का ये इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए। They may use wings, legs and other parts that help them to move. Here we have identified animals based on this movement and the body part used for the movement. How can we group animals based on their movements? Additionally,
many animals differ from each other in shape, size, structure, color and other feature. तो मूवमेंट के बेस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं कि एक तरह का जो मूवमेंट कर रहे हैं उनको हमने एक ग्रुप में रख लिया, एक तरह के बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं मूवमेंट के लिए उनको हमने एक ग्रुप में रख लिया, ठीक है। लेकिन क्या मूवमेंट के अलावा भी हम प्लांट्स को सॉरी एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स की जो शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, बॉडी का कलर है या उनके अंदर जो अदर फीचर है वो सब क्या है, डिफरेंट है। सम ऑफ दीज फीचर कैन ऑल्सो बी यूज to group animals in various ways. Like plants, grouping of animals is important for understanding their biodiversity. तो जैसे प्लांट्स को हम ग्रुप करते हैं, वैसे ही अगर हम एनिमल्स को ग्रुप करें, तो ग्रुपिंग हमें हेल्प करती है कि हम बायोडाइवर्सिटी को समझें। कितने तरह के प्लांट्स, कितने तरह के एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना? उसको समझने में हमें हेल्प मिलती है। तो देखिए अभी एनिमल्स के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले यहाँ पे एक है नो अ साइंटिस्ट। तो यहाँ पे हम जानकी अम्बल, एक साइंटिस्ट थी ये, है ना? 1897 में इनका जन्म हुआ था, 1984 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जानकी अम्बलम, इनका मेन काम क्या था? वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? बॉटनिस्ट वो लोग होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। और जो एनिमल की स्टडी करते हैं वो कौन होते हैं? वो जूलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बॉटनिस्ट थी, डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। ये डिफरेंट प्लांट्स को ऑब्जर्व करती थी और उनको क्या करती थी? ग्रुप करती थी, उनको डॉक्यूमेंट में लिखती थी, जिससे हमारे इंडिया के इतने सारे रिच प्लांट्स हैं, है ना? उनके बारे में जानकारी मिल सके। शी प्लेड अ की रोल इन द Save Silent Valley movement. As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. हमारे इंडिया में एक डिपार्टमेंट है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी यह हेड रही थी और इन्होंने सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब ये सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट क्या था, है ना? सक्सेस स्टोरी में हम इसको पढ़ लेते हैं। This is a real story of a forest in Palakkad, district of केरल। केरल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है पलक्कड़, वहां पे ये फॉरेस्ट था। ठीक है, इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या था? ये फॉरेस्ट बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स, डिफरेंट तरह के एनिमल्स मिलते थे। एवरग्रीन ये फॉरेस्ट था और बायोडाइवर्सिटी में रिच था। बायोडाइवर्सिटी में रिच होने का मतलब ये है कि कई तरह के प्लांट्स, कई तरह के एनिमल्स हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वाज सेव्ड बाय अ रिमार्केबल मूवमेंट led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. अब इस फॉरेस्ट को सेव करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया जिसको साइलेंट वैली मूवमेंट बोलते हैं। और जो फॉरेस्ट के आसपास लोग रह रहे थे उन्होंने तो चलाया ही चलाया, साथ में जो उस एरिया में, आसपास एरिया में नहीं रह रहे थे उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथीपुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। ठीक है, अब वहां पे मेन प्रॉब्लम क्या थी? मेन प्रॉब्लम ये थी कि इस फॉरेस्ट में जो रिवर थी कुंथी पूजा, है ना, उसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो बनाना था। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाते तो कई तरह के प्लांट काटने पड़ते, और जब डैम के लिए रिजर्वायर बनाते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है तो बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल उसमें सबमर्ज्ड हो जाते। At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letters to editors, articles in newspapers, seminars, and petitions and appeals in court. The movement was successful in saving the Silent Valley. तो इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए लोगों ने इस जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था इसको, इसका विरोध किया और इन्होंने लोगों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम चलाए, डिफरेंट एडिटर्स को लेटर लिखे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिए, सेमिनार्स हुए।
कोर्ट में भी अपील की गई, है ना, और ये मूवमेंट क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, जिससे हमारा जो ये फॉरेस्ट था इसको बचाया जा सका। क्लियर। नाउ एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंट होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड during nature walks that different animals live in different surroundings. You have also recorded movement of animals in table 2.5. Does the movement of these animals depend upon their surroundings? Let us consider fish and goats as examples. Fish live in water. Fish कहाँ रहती है, पानी के अंदर रहती है. They have streamlined bodies and fins for movement in water. अब देखिए streamlined body क्या होती है, क्योंकि फिश को पानी के अंदर तैरना है, और जो इतना सारा एक तरीके से देखिए पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें से पानी को चीरते हुए निकलना है। तो जब चीरते हुए निकलेंगे तो कोई नुकीली चीज होनी चाहिए ना, तो इसकी जो शेप होती है फिश की, वो आगे से देखिए कैसे नुकीली सी होती है। तो इस तरह की शेप को जनरली हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, और ये स्ट्रीमलाइन शेप जो है फिश को पानी में तैरने में हेल्प करती है। ठीक है, तो फिश लिव इन वाटर, दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, और साथ में फिश के अंदर क्या होते हैं, ये फिन्स होते हैं। तो ये फिन्स क्या करते हैं, इसको तैरने में हेल्प करते हैं। अब गोट को देखिए, गोट्स लिव इन ग्रासी एरिया एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। द साइजेस एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। अब गोट जो है क्योंकि जमीन पे रहती है, ग्रासी एरिया में रहती है, तो चार पैर हैं इसके, चार पैरों की हेल्प से चल सकती है। अब देखिए सराउंडिंग चेंज हो रही है, फिश पानी में रह रही है, गोट कहाँ रह रही है, जमीन पे रह रही है। सराउंडिंग चेंज हो गए, तो सराउंडिंग चेंज होने से क्या हो रहा है, उनके शेप्स में, उनके बॉडी में भी क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। नाउ लुक एट टेबल 2.6, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब देखिए अलग अलग प्लांट्स एनिमल को ऑब्जर्व किया है ना, किसके बेस पे किया है, सराउंडिंग के बेस पे किया है, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब देखिए डिफरेंट सराउंडिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं, ये देखिए कैमल, तो कैमल इन द डेजर्ट में बात करें तो कैमल रह रहा है वहां पे। माउंटेन पे देखें तो माउंटेन पे देवदार का ट्री देखने को मिलेगा, पानी के अंदर फिश मिलेगी, फॉरेस्ट के अंदर लॉयन, है ना। ऐसे ही डेजर्ट की अगर हम बात करें, तो डेजर्ट में हमें क्या है, लिजार्ड्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन पे हमें चीड़ का पेड़ देखने को मिलेगा, ओशन के अंदर हमें ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क देखने को मिलेंगी, फॉरेस्ट में हमें टाइगर देखने को मिलेगा, है ना, और हमारे हिरन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे हम क्या करें, सराउंडिंग के बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, ऐसे टेबल बना सकते हैं। नाउ what are your observation regarding plants and animals found in various regions? Discuss your observation with your classmate. You might observe from table 2.6 that the plants and animals found on one kind of region are different from those found in another kind of region. जब आप इस टेबल को बनाने के बाद आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, वो दूसरे रीजन में जो प्लांट्स एनिमल्स होंगे उनसे डिफर करेंगे। तो पानी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिलेंगे, वो प्लांट्स एनिमल्स आपको जमीन के ऊपर नहीं मिलेंगे, जमीन के ऊपर दूसरे तरह के प्लांट्स एनिमल्स मिलेंगे। फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे, वो आपको डेजर्ट, रेगिस्तान के अंदर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरी सराउंडिंग्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सराउंडिंग्स के बेस पे हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं। ठीक है। During a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plants with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. अब क्लास के अंदर डिस्कस करते हुए एलेक्स ने ये बताया कि उसने कैक्टस को ऑब्जर्व किया था, और उसने ये पाया कि कैक्टस जो है उसका जो स्टैम्प होता है वो थिक और फ्लैशी होता है, और राजस्थान के डेजर्ट में मिलता है ना। राजस्थान में क्या है, राजस्थान में थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट में जो कैक्टस आप ये पिक्चर में देख रहे हो, इसका स्टैम्प देखिए कितना थिक है, इसमें पत्तियां नहीं है। ठीक है। माया शेयर्स दैट शी सॉ देवदार ट्री इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए ये
हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स पे ये देवदार का ट्री देखने को मिल रहा है। तो ये देवदार का ट्री और ये पूरा कैक्टस, दोनों को देखिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप, ये देखिए कोन बन रहा है ना। ये देखिए मैं शेप बना के दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर तक गया और ऐसे आके इस शेप को क्या बोलते हैं, कोन, जैसे जोकर की टोपी होती है, ओके, जैसे कोन आइसक्रीम होती है, तो इस तरह का ये कोन बन गया। These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. अब देखिए प्लांट्स अलग अलग कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, तो उनके शेप और साइज में भी क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हाई इट इज सो? व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर? लेट अस फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर क्या होता है, पानी बहुत कम होता है। अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। जो रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट होते हैं, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात में वो क्या होते हैं, वहां पे ठंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में हमें क्या देखने को मिलता है, रेत, सैंड। और दिन में सूरज की गर्मी से सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। और रात में सैंड में जो हीट गई है वो बहुत जल्दी एनवायरनमेंट के अंदर लूज हो जाती है, तो सैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए रात में क्या होता है, रात में टेम्परेचर रेगिस्तान में कम हो जाता है। Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at night. तो डेजर्ट में हमें वो प्लांट देखने को मिलेंगे जो दोनों तरह की कंडीशन में सरवाइव कर पाए, दिन में हॉट कंडीशंस को और रात में कोल्ड कंडीशंस में वो सरवाइव कर। The fleshy stems of plant found in the desert can store water and help them tolerate the hot condition in these places. जो fleshy stem होता है इन प्लांट का, जैसे कैक्टस का, वो अपने स्टेम में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जो इनको हॉट कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब माउंटेन की बात करें। द माउंटेन्स in extremely cold region experience frequent snowfall. In order to survive in such conditions, some of trees have the ability to let the snow slide off easily, है ना। इनका बेसिकली क्या है, इस तरह की कंडीशन होती है जो इनको क्या है, ठंडे मौसम में, क्योंकि बर्फ पड़ती है ना माउंटेन्स पे, तो ठंडे मौसम में ग्रो करने में हेल्प करे। तो इनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक होती है, इनकी जो शेप होती है कॉनिकल होती है। कॉनिकल होगी तो इनके ऊपर स्नो जो है रुक नहीं पाएगी, वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजीली। कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्री इनेबल them to do easily। ठीक है, you must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions। तो इसीलिए अब यहाँ तक आते आते हम ये समझ पाए कि जब एरिया चेंज हो रहा है, सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, तो हमारी बायोडाइवर्सिटी मतलब प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लुक एट द इमेज ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। दो तरह के कैमल यहाँ पे शो हो रहे हैं। एक कैमल है जो राजस्थान के डेजर्ट में मिल रहा है, हॉट डेजर्ट में, और एक कैमल जो है लद्दाख में मिल रहा है। लद्दाख में भी आपने देखा होगा, लद्दाख में टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेजिटेशन नहीं होती है, इसलिए उसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों की क्या क्या एडवांटेज है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक, द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स विद वाइड हूप्स। इसके जो लेग्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जो डेजर्ट हॉट डेजर्ट में मिलता है। और इनके पैर जो होते हैं नीचे से बहुत ज्यादा फ्लैट और अच्छे वाइड हूप्स होते हैं। ठीक है, Alex shared that the grandmother told him that the long legs and wide hooves help them these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand। Long इनके legs होते हैं और wide hooves होते हैं, इनकी हेल्प से ये सैंड पे इजीली चल सकते हैं, उसमें सिंक नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, द height and legs of camel in a cold desert are comparatively shorter than those found in a hot desert।
जो कोल्ड डेजर्ट में कैमल मिलेगा उसके पैर क्या होंगे, लेंथ में शॉर्टर होंगे, ठीक है। दी शॉर्ट लेग्स अलाउ देम टू वॉक इजीली इन माउंटेन्स, इनकी हेल्प से माउंटेन रीजन पे इजीली वॉक कर सकते हैं। इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली, डेजर्ट कोई सा भी हो, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, फूड इजीली वहां पे अवेलेबल नहीं होता है। तो जो कैमल होते हैं वो क्या करते हैं, कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। पीछे की स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। पीछे की स्लाइड में देखिए ये हम्प बना हुआ है इनकी बॉडी पे, ये यहाँ पे अगर देखें तो ये दो हम्प बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम के अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं। कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प इन ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द scarcity of food. Camels in the cold desert have two humps each. These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert and they have to use food stored in their humps during that time. जो हॉट डेजर्ट में कैमल होगा वहां पे एक हम्प होता है, ठीक है। और उस हम में जो भी फूड स्टोर है, जब फूड की कमी होगी तब उसका इस्तेमाल वो कर लेगा। और जो कोल्ड डेजर्ट में है, सॉरी कैमल होते हैं, उसमें दो हम्प होते हैं, है ना। तो जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो इन दोनों हम्प्स का जो साइज होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि विंटर के टाइम में कैमल इन दोनों हम्प में जो स्टोर फूड एनर्जी है उसका इस्तेमाल कर लेता है। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग hair from head to neck, है ना, which help them survive the cold winters of Ladakh। तो लद्दाख के अंदर जो कैमल है उनके हेयर भी बहुत बड़े होते हैं, है ना, ग्रो कर जाते हैं ताकि वो उसको कोल्ड से बचा सके। Now, what other feature can help camels to survive in the desert? Other students also start sharing their observation. Kashi from Rajasthan says that camels excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat। ठीक है। और क्या फीचर होते हैं जो हॉट डेजर्ट में कैमल मिल रहा है, हॉट डेजर्ट में जो कैमल मिल रहा है वो एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। यूरिन जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में एक्सक्रीट करता है। उनका जो डंग गोबर होता है वो ड्राई होता है, पानी कम होता है उसमें, क्योंकि पानी को उसको क्या करना है, बचाना है। और उनको पसीना नहीं आता है, दे डू नॉट स्वेट। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो वो पानी को क्या कर रहा है, अपने अंदर सेव कर रहा है। और पानी को सेव करेगा तो वो डेजर्ट के अंदर अगर उसको काफी दिनों तक पानी नहीं मिल रहा है तो भी वो सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। Now, Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers, rhododendron in the Shola forest of Nilgiris, है ना। 2.1 13A का ये फिगर है पहला, ठीक है। अब देखिए रोडोडेंड्रॉन, डॉन्ड्रॉन रोडोडेंड्रॉन रोडोडेंड्रॉन जो है जनरली माउंटेन एरिया पे मिलता है ना। तो एक मिल रहा है आपको कहाँ पे, एक मिल रहा है रोडोडेंड्रॉन नीलगिरीज में और एक मिल रहा है सिक्किम में। इनके फ्लावर में डिफरेंस है ना। Here rhododendrons are of shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain tops। देखिए जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पे जो रोडोडेंड्रॉन है उसकी शायद हाइट छोटी है, छोटी पत्तियां हैं ताकि वो हाई हैवी विंड्स को सस्टेन कर सके, उससे बच सके। लेकिन अगर हम बात करें सिक्किम में, तो मेंशन दैट शी हैज ऑब्जर्व रोडोडेंड्रॉन इन द नियर बाय माउंटेन टू बी टॉलर, वहां पे टॉलर होते हैं। सो इवन प्लांट सच एज रोडोडेंड्रॉन में एग्जिबिट different feature in different region to survive the condition of those regions। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही एग्जांपल रहा है रोडोडेंड्रॉन का, लेकिन रोडोडेंड्रॉन को भी अगर अलग अलग कंडीशन मिलेंगी तो उनमें भी क्या होंगे, डिफरेंसेस आ जाएंगे। Sagar tells his classmate that he went to the Andaman and Nicobar Island with his parent for a special event. He saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish makes it easier for them to swim in water। तो स्विम करने के लिए फिश को, है ना, उनकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए। स्ट्रीमलाइंड, इसको आप याद कर लीजिएगा। We have learned that the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there. The special feature that enable plants and animals to survive in a particular region,
है ना, आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। अब देखिए अभी तक हमने ये देखा कि जो प्लांट्स और एनिमल अलग अलग रीजन में मिल रहे हैं उनके अंदर अलग अलग फीचर्स हैं। वो अलग अलग फीचर इसीलिए हैं ताकि वो वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या करें, सरवाइव कर सके। तो ये जो स्पेशल फीचर होते हैं ना, the special features that enables plants and animals to survive in a particular region, इसी को adaptations बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट आर एडेप्टेशंस, तो उसका आंसर यहाँ मिल गया आपको। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनसे वो पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे स्पेशल फीचर्स को एडेप्टेशंस को। ओके, द शेप ऑफ अ देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन आर एडेप्टेशंस। जो देवदार ट्री की शेप है और रोडोडेंड्रॉन की जो हाइट्स है, वो दोनों फीचर कैसे हैं, दे आर adaptations that enable them to survive in the mountainous region। ठीक है, अब हम बात करेंगे हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। प्लांट्स एनिमल जिस जगह पे रहते हैं, ग्रो करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, उसको, उस प्लेस को हम बोलते हैं हैबिटेट। फिश जो है पानी में रहती है, तो फिश का हैबिटेट क्या हो गया, वाटर, सी और ओशन, रिवर। जो लॉयन है वो फॉरेस्ट में रह रहा है, तो लॉयन का घर क्या हो गया, लॉयन का हैबिटेट क्या हो गया, फॉरेस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशन, habitat of a camel is the hot or the cold desert, and the habitat of rhododendron is the mountains. The habitat of plants and animals provide them food, water, air, shelter and other needs for their survival। habitat में पूछा जाएगा तो आप ये लिखेंगे कि हैबिटेट जो है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, और हैबिटेट के अंदर प्लांट्स एनिमल्स को फूड मिलता है, वाटर, एयर और शेल्टर। इसके अलावा प्लांट्स एनिमल्स की जो भी अदर नीड्स हैं वो हैबिटेट के अंदर पूरी हो जाती है। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स may share the same habitat. Habitat play an important role in shaping the biodiversity of a region. तो हैबिटेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है बायोडायवर्सिटी के लिए। अगर हैबिटेट में सारी कंडीशंस अवेलेबल नहीं होंगी तो वहां पे प्लांट्स और एनिमल अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक और साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ये साइंटिस्ट है सलीम अली, है ना। अ, इनका जो बर्थ हुआ वो हुआ 1896 में और डेथ हुई 1987, है ना। सलीम अली ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। तो इन्होंने क्या किया, सलीम अली जो थे, इन्होंने बर्ड्स की स्टडी करी, ऑल ओवर इंडिया में ये घूमे और इन्होंने देखा कि अलग अलग तरह की बर्ड्स किस किस रीजन में मिल रही हैं। He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. He recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions. Keoladeo National Park in Bharatpur, Rajasthan, and Ranganathu Bird Sanctuary in Mandya, Karnataka are examples of region he preserved. इन्होंने भरतपुर राजस्थान में एक नेशनल पार्क है हमारा क्योलाडियो नेशनल पार्क, और कर्नाटक के अंदर है रंगनाथिटू बर्ड्स सेंचुरी। यहाँ पे इन्होंने काम किया और बर्ड्स को बचाने के लिए, बर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए इन दोनों जगह पे इन्होंने बहुत सारे प्रयास करे, और यहाँ पे आज की डेट में भी कई तरह की बर्ड्स हमें देखने को मिलती है ना। इन्होंने 10 बुक्स लिखी बर्ड्स के ऊपर, और इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, वो है सलीम अली, और इनको 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, what are the different ways you can group plants and animals based on their habitats? One way is to group them into those that live on land and those that live in water। तो अभी हमने हैबिटेट की बात करी। हैबिटेट के बेस पे प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं कि ऐसे प्लांट एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, है ना, ऐसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं उनको अलग रख लिया, ऐसे एनिमल जो लैंड पे लगे हुए हैं उनको अलग कर लिया, ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। अब जो प्लांट्स और एनिमल लैंड जमीन के ऊपर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उनके प्लांट का, ऐसे प्लांट एनिमल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स बोलते हैं, लेकिन उनका जो हैबिटेट होगा वो क्या कहलाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर
फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स। फिर जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो पानी में अगर रह रहे हैं तो उनके हैबिटेट को बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट, और प्लांट्स एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं, है ना, उनको बोला जाएगा एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड ओशंस। ठीक है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग्स। फ्रॉग आपको पानी में भी मिलेगा बरसात के टाइम में, रेनी सीजन में, और पानी के बाहर भी मिलेगा। तो ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है एम्फीबियंस। आपको याद कर लेना है यहाँ पे, एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो आपके पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं। ठीक है। Now, what would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? क्या होगा अगर आप किसी प्लांट एनिमल का हैबिटेट डैमेज पहुंचाएंगे तो क्या होगा? What would happen if a goat does not get grass to eat? Can a fish survive without water? तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का हैबिटेट हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसमें रहने वाले प्लांट और एनिमल भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। Check with your parents, grandparents, and neighbors to know about the plants, birds, insect, or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. These changes, these changes often happen when habitats are damaged. आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये पूछ के देखिएगा कि दादाजी या पापा या मम्मी, कि आपके टाइम में जो प्लांट्स एनिमल मिलते थे उनमें क्या कोई ऐसा प्लांट एनिमल है जो आज की डेट में नहीं देखने को मिल रहा है ना, या उनका नंबर कम हो गया है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हमारी जो हाउस स्पैरो होती है, गौरैया चिड़िया होती है ना, ये उसका नंबर बहुत कम हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके हैबिटेट को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। द डैमेज टू द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। दिस लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनके घर को डिस्ट्रॉय करेंगे, उनको फूड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? इससे प्लांट्स एनिमल्स की डेथ होगी, मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस। ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे टेबल्स दे रखी हैं। जैसे इसमें पहले वाला अगर हम पार्ट देखें, द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स caused by human activities. The government of India has initiated several projects to conserve our biodiversity. हमारे इंडिया के अंदर बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देखिए तीनों की फोटो यहाँ नीचे दे रखी है ना। तो आप इसमें फोटो में देख सकते हैं कि बंगाल टाइगर कैसा है, चीता कैसा है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैसा है। ठीक है। इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो गई क्योंकि पीछे पास्ट में इनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो अब इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई तरह के प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था, है ना, कि बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जा सके। ऐसे ही द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन 2022 टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ द चीता, है ना। तो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट क्या है? जैसे नामीबिया कंट्री है, नामीबिया कंट्री से हमारे देश में चीता लाए गए और उनको यहाँ के फॉरेस्ट में छोड़ा गया, ताकि यहाँ जो चीता खत्म हो गया था अब यहाँ पे सरवाइव करे, उसकी पॉपुलेशन बढ़ सके। ठीक है। Similarly, habitats of the great Indian bustard have been declared as project area in the states of Gujarat, Rajasthan, and Maharashtra. Now, traditionally protected forest या sacred groves. Sacred groves जो होते हैं वो क्या होते हैं? सैक्रेड ग्रूव्स जो होते हैं वो अनडिस्टर्ब पैचेस होते हैं फॉरेस्ट के, है ना। वहां पे ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। देयर साइजेस में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। सैक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। दे आर होम्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स। ये जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं, इसमें कई तरह के प्लांट्स, एनिमल और मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं, दी है ना। तो
तो इनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, आसपास के जो लोग रहते हैं वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल एंड कट ट्री इन दीज ग्रुप्स। यहाँ पे किसी भी एनिमल को डिस्टर्ब करना, किसी भी ट्री को काटना मना होता है। दिस वॉज सैक्रेड groups are community protected treasure of biodiversity. Find out about the sacred groups in your region. Now, so we must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें different plants, animals मतलब अपनी biodiversity को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है ना? उसमें लाइफ बची रहे और सभी प्लांट्स एनिमल जो है एक साथ ह्यूमन बीइंग के साथ क्या कर पाए, सरवाइव। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट जो है खत्म होता है ना? अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, और आपको लाइक भी करना है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।